चलिए फिर से एक बार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ अब ठीक है। चलिए, सो दोस्तों हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे थोड़ा सा, और थ्योरी को ही कंप्लीट करते हैं। ये थ्योरी थोड़ा काम का है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने शुरू किया था अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अकाउंटिंग। तो दो डेफिनेशन बताए थे, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर। याद हुआ डेफिनेशन सबको? कितने जनों को डेफिनेशन याद हो गया है? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतने कम जन, बाकी जन का शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे हो कि सर अभी अभी हम लोगों ने पंडित जी को कांटेक्ट किया है, पंडित जी तनिक हमको बोलेंगे कि कब शुभ मुहूर्त आएगा, तब हम लोग डेफिनेशन को याद करेंगे। उसका पहले तो हम नहीं ना करेंगे सर। हाँ, अरे भाई याद कर लो, ज्यादा इंतजार मत करो, ठीक है। हाँ जी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसे समराइज कर रहे हैं और फिर यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग बेसिकली, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे इस पूरे प्रोसेस में कैसे कैसे रिकॉर्ड कीपिंग होता है हमारे पास। तो रिकॉर्ड कीपिंग में सबसे पहले हम लोग कौन सा रिकॉर्ड रखते हैं? ऑफ द सबूत, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बुक कीपिंग मतलब दो तरह के बुक में नॉर्मली मेंटेन होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी बुक, एक को कहते हैं क्या? सब ऐसे सुन रहे हैं? बोलो सर, ऑल इंडिया रेडियो बोलते रहो सर, हम सुन रहे हैं सर। अरे ऐसा नहीं बोलो। प्राइमरी बुक का दूसरा प्रिंसिपल बुक, राइट। प्राइमरी बुक हो सकता है एक ही बनाया जाए, और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? मल्टीपल बुक बनाया जाए। मल्टीपल बुक बनाया जाए तो उसे हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? सब्सिडियरी बुक्स, राइट। और प्रिंसिपल बुक को ही हम लोग कहते हैं लेजर, या इसी का एक और प्यार से दिया हुआ नाम क्या है? सेकेंडरी बुक, राइट। वेरी गुड। चलिए, तो ये हुआ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अलावा हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल, लेकिन हाँ ये मेरे बुक कीपिंग प्रोसेस का नहीं होता है, पार्ट नहीं होता है, राइट। तो बुक कीपिंग में सिर्फ जर्नल और लेजर आता है, ये सारे स्टेटमेंट्स एडिशनली बनाए जाते हैं, लेकिन दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहां तक तो हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब हम लोग आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर क्यों करते हैं सर, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, काहे इतना पढ़ने के लिए कहता है हमको, काहे इतना सब ये सब तामझाम करने का, ये सब तामझाम क्यों करना चाहिए सर? इसी के बारे में वहां पे लिखा है इन द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई अकाउंटिंग, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में वहां पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, बाजू में एक ब्लैंक बॉक्स है, वहां पे आप लोग एक निमोनिक लिख लो, रैपिड टीएसपी, ठीक है। नाउ आई एम प्रीटी बैड विद निमोनिक्स बेटा, मेरे को निमोनिक्स उतना अच्छा से आता नहीं है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आप में से कोई और निमोनिक एक्सपर्ट हो जो कुछ और वर्ड यहां बना सकता है तो बिल्कुल वेलकम, बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है। रैपिड टीएसपी, रैपिड टीएसपी, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग इसे याद रख लेंगे। तो क्या क्या है सर? आर ए ए, RAPID, रैपिड, ठीक है। और लास्ट पे टीएसपी, रैपिड टीएसपी ऐसा बनाया, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रैपिड का आर, आर का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्डिंग, ठीक है। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? देखो सबसे पहला और बेसिक मकसद जो है मेरा अकाउंटिंग का, वो ये है कि हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग भूल जाता है ना। और अनफॉर्चुनेटली हमारे दिमाग में कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क हम लोग अलग से तो लगा नहीं सकते कि जहां पर हम लोग अलग से सब चीजें स्टोर करके रख ले, है ना। सर ऑलरेडी इतने सारे चीजें स्टोर्ड है, ऊपर से पढ़ाई की बातें याद रखना पड़ेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या याद रखेंगे? पॉसिबल नहीं है सर हमारे लिए इतना याद रख पाना, तो इसीलिए रिकॉर्ड, है ना। तो सबसे पहले चीजें याद रहे इसलिए रिकॉर्ड करके रखना। लेकिन रिकॉर्ड भी है ही नहीं, हाँ लिखने बोला तो लिख लिया, छोड़, ऐसा नहीं भाई। रिकॉर्ड भी करना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है, यानी डेबिट क्रेडिट भाषा में करना है ना। तो सबसे पहला हमारा इंटेंशन क्या है? अकाउंटिंग भाषा में रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन,
ठीक है। उसके बाद 2A है, कौन से दो? नंबर 1 ascertainment ऑफ रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, दूसरा ascertainment ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब दोनों का मतलब समझते हैं। देखो पहला क्या है, ascertainment ऑफ रिजल्ट। अब जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों के पढ़ाई का भी तो एक रिजल्ट डे आता है ना। रिजल्ट डे में कैसे पता चलता है किसने अच्छा किया किसने बुरा किया? बाय लुकिंग एट योर मार्क्स, है ना। किसने कितना ज्यादा स्कोर किया, जिसने ज्यादा स्कोर किया ही परफॉर्म्ड रियली वेल, उसका रिजल्ट उतना अच्छा है, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस का अगर मुझे रिजल्ट असर्टेन करना है तो कैसे असर्टेन करूंगा? बाय लुकिंग एट द प्रॉफिट और लॉस। जिस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा कमाया उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और अगर प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ देन इन दैट केस बुरा परफॉर्म किया। गेटिंग मी? तो सर हम लोग ये सब रिकॉर्ड्स क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग असर्टेन कर पाए कि हमारा बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा है, मतलब क्या परफॉर्मेंस रहा है इनका, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस डिटर्मिनेशन, दैट इज द इंटेंशन, ठीक है। सो असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरा है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों आप लोग मुझे एक बात बताइए, कितने जनों के जेब में फिलहाल कुछ कैश रखा हुआ है? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कैश रखा हुआ है, वेरी गुड। मुझे एक बात बताइए, आज आपके पास जो भी कैश रखा हुआ है कल भी उतना ही कैश रखा हुआ था क्या? नहीं? अच्छा, परसों भी उतना ही था क्या? पिछले 10 दिन से सेम कैश है क्या आपके पास, कि चेंज होता जाता है नॉर्मली, है ना? जरा सोच के देखिए, कैश पोजीशन पिछले 1 साल से आपके जेब में सेम कैश रखा हुआ है। सर वो 10 रुपए का नोट है तो वो 10 रुपए, 10 ज्यादा ही कम हो गए, 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए ही है सर, बस, उससे ज्यादा नहीं है। ना वो खर्च कर रहे हैं हम लोग और ना ही उससे ज्यादा है हमारे पास। ऐसा है 1 साल से? नहीं ना। बैलेंस कहना है कि थोड़ा बहुत पोजीशन इसका चेंज होते जाता है ना। ओके, जरा सोच के देखिए, क्या ये बिजनेस में नहीं हो सकता? सोच के देखिए, बिजनेस में आपके पास कैश रखा हुआ है, हर रोज कैश सेम पोजीशन में रहेगा कि चेंज होता रहेगा? चेंज होगा, राइट। सर आपका बैंक बैलेंस सेम होगा कि चेंज होता रहेगा? चेंज होगा, करेक्ट। आप जरा सोच के देखिए, आपने किस कहीं से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, फिर आपने थोड़ा बहुत रीपे भी किया है, तो वो बैंक लोन उसका पोजीशन क्या सेम है कि चेंज होगा? बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट लॉन्ग टर्म अकाउंट्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज का पोजीशन हमेशा सेम नहीं होता, उसका पोजीशन चेंज होते रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर डेट में देखते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन नाउ, what is my cash position now, what is my bank loan position now, what is the bank account position now, what is the capital account position now. Are you getting me what I'm saying? सर मुझे हर एक अकाउंट का पोजीशन देखना है कि सर ये अकाउंट का अभी फिलहाल क्या हाल है, ठीक है। तो ये एसर्टेन करना भी हमारा इंटेंशन होता है, ठीक है। 3 बताए मैंने, कौन से? सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आर। उसके बाद 2A है, क्या है? दोनों ही एसर्टेनमेंट है। नंबर 1 एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स और दूसरा एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट, ओके। उसके बाद है PID। PID का मतलब प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, ठीक है। लेट अस रीड, क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो मुझे क्या करना है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। समझ रहे हो? PID, ओके। मतलब क्या करना है सर? सर कुछ नहीं सर, मैं अकाउंटिंग में ये सब चीजें ऐवी बोर मार रहा था इसलिए थोड़ी ना लिख रहा हूं। यहां जो कुछ भी लिख रहा हूं, इस लिखे हुए चीज को मुझे यूज में लाना है, मतलब इस लिखे हुए चीज को मुझे यूजर्स तक पहुंचाना है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और लास्ट में टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, TSP, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन, TSP, ठीक है। टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब सर सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वर्ड सुना आप लोगों ने पहले कभी? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सर पैसे नहीं है हम लोग कोई पैसे मांगने आ रहे तो बोला पैसे नहीं है मेरे पास, ये बाबा मेरे को जितने पैसे देने हैं ना उतने पैसे भी मेरे पास नहीं है,
ठीक है, when you are not in a position to make your regular payments, this means that you are insolvent. ठीक है, तो बिजनेस में ये भी तो देखना है कि सर हम लोग सारे पेमेंट्स करने की पोजीशन में है कि नहीं है, इसे कहा जाता है सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, तो ये सब कुछ पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फट से रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या है सर? सबसे पहले रैपिड टीएसपी, आर, आर फॉर क्या? सभी लोग बोलो मेरे साथ, रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर दो ए है। नंबर वन ए, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, दूसरा असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फिर पीआईडी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, थोड़ा और लिख पाओ तो अच्छी बात है, फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट टीएसपी, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, नाउ एवरीवन, वो लोग जो बातें कर रहे हो ना वहां पे सब दिखाई दे रहे हो मुझे, सब लोग। ठीक है, सब लोग मिलके एक बार मेरे साथ बोलेंगे अभी, सभी लोग। ठीक है, आर फॉर, वेरी गुड, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा दो ए है, पहला ए, सिर्फ एसेटेनमेंट मत बोलना, एसेटेनमेंट ऑफ क्या? एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तीसरा ए, फिर से ए, क्या है वो? एसेटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर पीआईडी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन। ओके, एंड टीएसपी, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। वेरी गुड। चलो अभी सभी लोग, यहां पर तो मैंने कुछ लिखा नहीं, और आप भी अपना बुक को बंद कर दो, जिसने भी लिख लिया है सब लोग बंद कर दो जरा। ठीक है, चलो बंद कर दिया सबने? यस, ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आर, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला ए, एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद ए, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फिर पीआईडी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, राइट, फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लास्ट में टीएसपी, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, याद रहेगा अच्छे से? ठीक है, रैपिड टीएसपी कल फिर से पूछूंगा, याद रखना। ठीक है, ओके, चलो तो यहां तक तो हो गया सर। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हम लोगों ने, अकाउंटिंग में कौन से रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ये हमें पता है, हमें ऑब्जेक्टिव पता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन भी सबको पता है। ठीक है, ओके, अब आगे आते हैं। इसके बाद अभी अभी हमने देखा ना यूजर्स, तो यूजर्स में कौन कौन होते हैं सर? यूजर्स में नॉर्मली स्पीकिंग दो तरह के यूजर्स कहते हैं हम लोग, एक को कहते हैं इंटरनल यूजर, एक को कहते हैं एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, इंटरनल यूजर बोले तो कौन सर? ओनर्स, मैनेजमेंट, जो बिजनेस को अंदरूनी चला रहे हैं, है ना, तो ये हो गए हमारे इंटरनल यूजर्स। जरा समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों ने जो मेहनत किया है, आप लोगों ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, जो कुछ भी किया है, ये पैसों का क्या यूज हो रहा है, ये पैसों से कितना रिटर्न आ रहा है, ये सब की जानकारी इनको भी तो चाहिए। सो इंटरनल यूजर्स आर ऑल्सो नीडिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, वहीं पे एक्सटर्नल यूजर्स मतलब बहुत लोग हो गए सर, लोन देने वाले लेंडर्स, या इवन बैंक, या सरकार। सरकार क्यों सर? अरे भाई टैक्स देना पड़ता है सरकार को, है कि नहीं? इसी तरह से हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर, ये सब लोग हो गए एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन इनमें एक भेदभाव होता है सर, इंटरनल यूजर्स को तो हर एक डिटेल मिलता है, यानी इनको सोर्स डॉक्यूमेंट से शुरू करके जो हमारे प्राइमरी और प्रिंसिपल बुक होते हैं, हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, या इवन आखिर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ये सब का एक्सेस होता है इनके पास। लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स, इनके पास हर चीज का एक्सेस नहीं होता, इनके पास होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी चीजों का समरी बस। तो एक्सटर्नल यूजर्स ओनली हैव एक्सेस टू द समरी, लेकिन इंटरनल यूजर्स दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज यूजर्स, है ना, और इनको हम लोग क्या दे रहे हैं? इनको हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन अ वे वी कैन कंक्लूड दैट अकाउंटिंग
इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्लियर? लिख लो पहले यहां तक। चलिए, हो गया सबका लिखना? ओके, गुड। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया अबाउट यूजर्स। अब हम लोग जैसे ये सब जानकारी हासिल कर चुके कि अकाउंटिंग में क्या होता है, क्यों अकाउंटिंग रिकॉर्ड सकते हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द अकाउंटिंग प्रोसेस। और ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे लिखने का काम कर रहे हैं ताकि आगे चल के रिवाइज करते वक्त सब हमारे सामने रहे। ठीक है, ये किताब को मैंने कुछ इस तरह से ही बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप लोग खुद ही सब चीजों को लिख के रख रहे हो और यहाँ पे हर डिटेल आ रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स या इन एनी अदर फॉर्म आप लोग हर डिटेल को लिख के रख रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आगे चल के जब भी आपको रिवाइज करना होगा, आपको बहुत सारे अलग अलग किताब देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस इसी किताब में सब चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स गो। सर, स्टेप 1 इन अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहला काम है एंटिटी को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यानी मुझे किसके नजरिए से सोचना है, इस चीज को क्लियर करना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए मेक्स अ पेमेंट टू बी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए इट इज अ पेमेंट, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी इट इज अ रिसीप्ट। इसलिए पहले यह जान लेना जरूरी है कि मुझे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना? तो इसी को कहते हैं आइडेंटिफाई द एंटिटी फर्स्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी कहते हैं हम लोग इसे। अकाउंटिंग एंटिटी कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। दोनों में क्या फर्क है? सर, फॉर प्रॉफिट यानी मेरे आपके जैसे लोग, सिंपल। हम लोग बिजनेस क्यों करेंगे? सर, कमाने का है सर, पैसे चाहिए हमको। ठीक है, हम लोग ऐसे ही है, मतलब मराठी में एक वर्ड होता है हावरट। बरोबर, हम ऐसे ही है, हमको पैसे हो ना सर,
ठीक है ना, हमारा पैसे दिया, हम लोग कोई भी काम करेंगे पैसे दो, ठीक है सर हमारे बस में, तो हम लोग मम्मी पापा को भी यही बोले, ए होमवर्क करवाना है चलो पैसे दो, हम तो आपको भी बोल दे सर पढ़ाई करवाना है पैसे दो, बरोबर है कि नहीं? हाँ, तो हम ऐसे लोग हैं फॉर प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन हर पर्सन ऐसे नहीं होते, कुछ लोग थोड़े चांगले मानुस भी होते हैं, है ना, कुछ लोग थोड़े बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। तो अच्छे लोग मतलब ये लोग ऐसे पैसे कमाने के लिए नहीं करते बेटा, ये लोग अच्छे दान धर्म के लिए, अच्छे काम के लिए, कुछ गरीबों की मदद के लिए, या मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए, या किसी एक आर्ट के प्रमोशन के लिए, ऐसा हम लोग जनरली ऐसे ही दान धर्म करने में भी करते हैं सर, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको कहा जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट कमा नहीं सकते, मैंने ये कहा कि आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दो तरह के एंटिटी होते हैं, एक पैसे कमाने का इंटेंशन है सर, दूसरा पैसे कमाने का इंटेंशन नहीं है, ऐसे ही लोगों की मदद करने का इंटेंशन है, लेकिन पैसा दोनों में ही है, इसलिए अकाउंटिंग दोनों में आएगा, ठीक है। अपन एज अ सीए अगर यहां पे जाएंगे तो भाई तू फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो या तू नॉट प्रॉफिट कंसर्न हो, भाई तेरे को पैसे नहीं कमाने, मेरे को है, फीस लगेगा, अकाउंटिंग करके दूंगा लेकिन पैसे लगेंगे हमको, समझे ना। तो मैंने क्या कहा, बिजनेस उस इंटेंशन से आगे बढ़ रहा है, हम नहीं, हमको तो पैसे हो ना हमारे काम के, ठीक ठीक है ना, समझेंगे नहीं सब लोग, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, नहीं ना, पक्का? हाँ जी चलो। अब फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स में मैंने एग्जांपल लेके रखा है रिलायंस, एप्पल, बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो आप लोग, सर बहुत लूटते हैं सर, आई मीन बहुत कमाते हैं सर वो, है कि नहीं, तो सर ये लोग प्रॉफिट के लिए है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स में आ जाएंगे ट्रस्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आ जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कुछ भी, क्लब, क्लब कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट हो गया है, क्लब तो प्रॉफिट के लिए होता है, अरे भाई हेलो एक मिनट, हॉस्पिटल और स्कूल को लेके भी आपके मन में आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल और स्कूल्स में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं जो बिल्कुल प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, राइट। तो सर ये मैं सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ऐसे चीजों की बात कर रहा हूं। क्लब मतलब जैसे होते हैं ना कभी कभी कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज प्रमोट करने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स या हेल्थ प्रमोट करने के लिए कोई क्लब बना, ठीक है। यहां पे क्या होता है, कुछ मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, उनसे पैसे जरूर लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए नहीं होते, वो उन मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होता है, मेंबर्स को ही उनको वापस रिटर्न दिया जाता है सारे के सारे बेनिफिट्स। तो ऐसे कंसर्न्स इनको कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में वहां पे आप लोग इसको लिख लेना। सर यहां पर नोट के फॉर्म में मैं एक चीज और बता रहा हूं, सर एंटिटी कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इट कैन बी अ नेचुरल पर्सन लाइक एन इंडिविजुअल, इट कैन ऑल्सो बी एन आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे बैंक हो गए, कंपनी हो गए, हुफ हो गए, आई मीन एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। तो ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन भी बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग जरा, मैं हट जाता हूं।
हो गया? एक ही बार लिखना था वैसे, हाँ। चलो ठीक है, डन। आगे देखते हैं अभी। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप टू में मुझे क्या करना है? सर एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हु इज द एंटिटी, यानी किसके नजरिए से सोचना है, तो मुझे उस पर्सन के नजरिए से देखते हुए आइडेंटिफाई करना है अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। अब ये जो इंफॉर्मेशन होते हैं ये दो तरह से होते हैं, या तो ये हमारे सामने आएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन, या तो आएगा इन द फॉर्म ऑफ इवेंट। यानी मैं अब क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूं? मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, है ना। So transactions and events, transaction क्या होता है? So transaction is nothing but a deal between two persons where both give and take, दोनों के बीच में किसी तरह का give and take हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन कैसे समझूंगा? जब दो लोग हैं और दोनों के बीच में किसी ना किसी तरह का गिव एंड टेक हो रहा है, तो इट मींस दिस इज अ ट्रांजैक्शन। और वहीं पे व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? याद है कि नहीं, बॉलीवुड स्टाइल में बताया था, इवेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। याद है सबको, है ना। तो इवेंट इज अ हैपनिंग और रिजल्ट ऑफ टू और मोर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलिए। तो यहां पे एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड, और इवेंट में हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस, दैट इज एन इवेंट। ठीक है, चलो इसको लिख लो फिर सभी लोग। इवेंट्स के एग्जांपल में लिख लो आप लोग प्रॉफिट्स, लॉस, या एक और नाम लिख के रखना, इन्वेंटरी या स्टॉक। ठीक है, चलिए आज के लिए एक लास्ट लिख लेते हैं हम लोग। सर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी मॉनेटरी, कैन बी नॉन मॉनेटरी। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के फर्दर दो वैरायटी होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें आप लोग लिख लीजिए। सर कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जहां पे इमीडिएट कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो। जैसे हम लोग अगर मॉल में गए, शॉपिंग किया, तो सामान खरीदा, बदले में पैसे इमीडिएटली दे देते हैं ना हम लोग। सो दैट इज व्हाट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। आप कोई भी दुकान में जाके कुछ भी खरीदते हो और इमीडिएटली पैसे दे देते हो, दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। या आपकी खुद की दुकान है, आपने कुछ सामान बेचा और आगे वाले ने इमीडिएटली पैसे दे दिए, तो दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। नाउ प्लीज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि कैश बोले तो लिक्विड कैश ओनली नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे मान के चलो हमारी दुकान में कोई आया, उसने कोई सामान खरीदा और यूपीआई से स्कैन करके पे कर दिया, तो पैसे फिर भी मिले। भले ही लिक्विड कैश हाथ में नहीं मिला, लेकिन पैसा मिला, मेरे बैंक में मिला, लेकिन मिला।
गेटिंग मी? तो इसे भी हम लोग कैश ट्रांजैक्शन ही कहेंगे, ठीक है? वहीं पे अगर मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो सर ट्रांजैक्शन हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन पैसा अभी इमीडिएटली ना दिया ना लिया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? जरा समझने की कोशिश कीजिए। उधार, मेरे दुकान में कोई बंदा आया, मैंने उसे सामान दे दिया, वो सामान लेके चला गया, मैंने बिल भी बना लिया, ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन आगे वाले ने बोला, क्या यार भरोसा नहीं करते मुझ पे, पैसे दे रहा हूं ना मैं, प्रॉमिस, ठीक है ना? तो वो पैसे नहीं देके गया, सामान लेके गया लेकिन पैसे नहीं दिया, तो आई विल रिकॉग्नाइज दिस एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि सर बिल बन चुका है, मैंने सामान दे दिया है, ट्रांजैक्शन हुआ, बस पैसे नहीं आए। गेटिंग मी? इसी तरह से अगर हम किसी दुकान में गए, वहां से सामान उठा के ला लिए, पैसे नहीं दिए, यही बोलते हुए, क्या यार भरोसा नहीं करते मेरे ऊपर, गेटिंग मी? उधार। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है? अब सब लोग जरा समझने की कोशिश करना, गर्ल्स, आप लोग अगर मॉल में गए, तो वहां पे मॉल में जाने पे अक्सर अपने को वहां पे बहुत सारे ड्रेस के दुकान दिखाई देते हैं, है ना? वो बाहर वो पुतले लगे हुए रहते हैं, राइट? पुतलों को देख के अपने को लगता है वाओ कितना अच्छा ड्रेस है, नहीं लगता ऐसा? लगता है ना? तो वो निहारने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं ना? तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्या हम लोग? उसको भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे क्या? नहीं, ठीक है? सर ट्रांजैक्शन कब होगा? जब आप दुकान के अंदर गए, जाके बोला अंकल मुझे ये ड्रेस होना, और वो ड्रेस खरीद के पैकेट में भर के बिल लेके आप आ गए, तब वो ट्रांजैक्शन हुआ। समझे बात को? ठीक है? तो ये बात को ध्यान में रखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन पैसों का लेन देन अभी फिलहाल नहीं हुआ, वो फ्यूचर में होगा, ठीक है? ओके। तीसरा जो वैरायटी होता है उसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी यानी इसमें ना कैश का इनफ्लो होगा और ना ही कैश का आउटफ्लो होगा, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। आए, ऐसा कैसा होता है सर? ऐसे भी चीजें होते हैं, ठीक है? अब इनके एग्जाम्पल फिलहाल के लिए लिख लो, ये समझोगे आप लोग थोड़े बाद में, इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा, ठीक है? यस, यहां तक लिख लिया कि सबने? कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिख लिया था? यस। नॉन मॉनेटरी के नीचे लिखो अभी, नो कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो, और उसके एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल में लिखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, दूसरा नाम लिखो अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तीसरा लिखो एक्सचेंज विदाउट कैश, हमने सिंपली एक्सचेंज कर लिया, पैसे नहीं दिए, ठीक है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नीचे एग्जांपल्स पे लिखो, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड बट नॉट पेड, बिल मिल गया यानी ट्रांजैक्शन तो हो गया सर, बस पैसे नहीं दिए अभी तक। या हमने गुड्स या असेट खरीदा ऑन क्रेडिट, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। या फिर महीना एंड हो गया, यानी मुझे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, मैंने अभी तक दिया नहीं, ठीक है? मंथ हैज एंडेड, सैलरी इज ड्यू, लेकिन मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज द सैलरी इज ड्यू बट नॉट येट पेड। लिख लिया?
अब लिखो वहां पे कैश वाले ट्रांजैक्शन में एग्जांपल, सर सैलरी पेड टू स्टाफ, स्टाफ ने हमारे लिए काम किया, हमने पैसे भी दे दिए, सैलरी पेड, ठीक है, दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। या हमने गुड्स परचेज किए, एसेट परचेज किए फॉर कैश, खरीदा बदले में पैसे भी दे दिए, तो दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। रेंट पेड बाय यूपीआई, तो यूपीआई से करो, चेक से पे करो या लिक्विड कैश से पे करो, जैसा भी करो, पैसे दिए ना, सो दैट इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, लिखना हो गया। चलिए ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है कि थियरी बर्दाश्त करने का भी एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, ठीक है। तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द रिमेनिंग थियरी, ठीक है। चलिए, तो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर द डे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।